लगातार आप जागरूक कर रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये काम को कर रहे हैं? जब भारतीय संविधान की नींव रखी जा रही थी, उसकी ड्राफ्टिंग की जा रही थी, तब देश के बहुसंख्यक ओबीसी समाज के हक अधिकार पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। आखिर ओबीसी के लोगों को आप ओबीसी हैं करके बताना क्यों पड़ रहा है? ये दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण इलाके में लोगों को ये नहीं पता है कि वो किस वर्ग से आते हैं। इस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ओबीसी समाज की भागीदारी नगण्य है। इन समाजों का किस तरह से आपको सहयोग मिल पा रहा है? वो भी व्यक्ति जो न्याय पसंद व्यक्ति है, समतावादी व्यक्ति है, चाहे एससी हो, एसटी हो, सामान्य वर्ग हो, वो सब इस आंदोलन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। सफलता कितना मिल पा रही है आपको? भरपूर सफलता मिल रही है। मतलब नए कानून का प्रभाव उसी वर्ग में किस तरह से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर पुलिस को कुछ ज्यादा पावरफुल बना दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से तैयारियां आप लोगों की चल रही है? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रापुरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जितने भी ओबीसी के संगठन हैं, उनको एक मंच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। समदरी आपका मातृ स्थान है और यहीं से आप अपने कार्यों की शुरुआत किए हैं। यहाँ किस तरह से रिजल्ट है? यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमसे जो लोग मिलते हैं, मैं तो समझता हूँ आज तक एक भी आदमी मुझे फ्रंट पे आकर विरोध नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता, और एक बार फिर से आज हम बेहद ही खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। और वो खास मेहमान है शत्रुघ्न साहू जी, जो अधिवक्ता भी है और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश संयोजक है और राष्ट्रीय महासचिव है। लगातार वो प्रदेश भर में ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हाल ही में एक दिन पहले ही वो ओबीसी दिवस मनाए हैं। हम विस्तार से समझेंगे कि ओबीसी दिवस जो है, जो मनाया है, किस उद्देश्यों से उन्होंने ओबीसी दिवस मनाया और किस तरह से वो ओबीसी वर्ग को लेकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले साहू जी, साधना न्यूज बहुत स्वागत है। नमस्कार, और साधना न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। जिस तरह से आप लोग एक दिन पहले ही ओबीसी दिवस मनाए और उसमें हजारों की भीड़ वहां उपस्थित हुई, लोग उसमें आए और लगातार आप जागरूक कर रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये काम को कर रहे हैं? देखिए, आजादी की जो लड़ाई हुई थी, उसमें देश के सभी नागरिक इसलिए भाग लिए थे कि आजादी के बाद सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। लेकिन आप देखिए, आजादी के बाद जब भारतीय संविधान की नींव रखी जा रही थी, उसकी ड्राफ्टिंग की जा रही थी, तब देश के बहुसंख्यक ओबीसी समाज के हक अधिकार पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। यही कारण है कि आजादी के महज 25 दिन बाद 10 सितंबर 1947 को बाबा साहब अंबेडकर के निकट सहयोगी त्यागमूर्ति राम लखन चंद्रापुरी जो है, महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेकर ओबीसी समाज को सामाजिक सुरक्षा और समान भागीदारी दिलाने के लिए आजादी के दूसरे संघर्ष की नींव रखी थी। और ओबीसी अधिकार आंदोलन के इस लड़ाई में प्रथम शहीद किलाहीराम साहू जी रहा, जिनकी शहादत को याद करते हुए आज ही के दिन को पूरे देश में ओबीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी 10 सितंबर को रायपुर, बिलासपुर और बालोद जिलों पर भव्य ओबीसी दिवस का आयोजन किया गया। जी, लगातार हम देख पा रहे हैं कि आप 3 वर्षों से ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले आप कई राष्ट्रीय पार्टियों में भी कार्य किए। उनके बाद अचानक से ओबीसी वर्ग के लोगों को जागरूक करना और गांव-गांव में जाना और बैठक लेना, कई दफा हम लोग प्रदेश के अलग अलग गांवों में, रायपुर में भी आपको कार्य करते देखे, बड़ा सम्मेलन भी आपने करवाया, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आपके आए। आखिर ओबीसी के लोगों को आप ओबीसी हैं करके बताना क्यों पड़ रहा है? देखिए, किसान आंदोलन तो मैं 2012 से कर रहा हूँ जी, और पूरे देश में जब अध्ययन करते हैं तो किसान ही ओबीसी है और ओबीसी किसान है। कहने का मतलब यह है, ओबीसी समाज के बहुतायत लोग किसानी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी। और ये दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण इलाके में लोगों को ये नहीं पता है कि वो किस वर्ग से आते हैं। जबकि भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को 5 वर्गों में बांटा है: एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक। लेकिन दुर्भाग्य ही कहूंगा कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा जेले जाने वाले ओबीसी वर्ग रहे, उन्हें आज भी अपनी पहचान के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शिक्षा से बहुत दूर होने के कारण ओबीसी समाज आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसका कारण है, आप देखिएगा, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तो एससी वर्ग और एसटी वर्ग को तो एक निश्चित आरक्षण मिल गई, लेकिन मंडल कमीशन के लागू होने तक
इस देश में बहुसंख्यक ओबीसी समाज की पहचान ही नहीं थी कि वो किस वर्ग में आते हैं। आजादी के इतने सालों में आज तक भी ओबीसी समाज की गणना नहीं हो पाई कि उसकी संख्या कितनी है। ऐसी स्थिति में देश का विकास की कल्पना कैसे कर सकते हो? क्योंकि किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब देश के तमाम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लेकिन देश की 60% आबादी की भागीदारी सुनिश्चित तो दूर है, उनकी पहचान तक ढंग से नहीं हो पा रही, उसकी गिनती तक ढंग से नहीं हो पा रही। इसलिए हम गांव गांव जाकर, देश के कोने कोने में जाकर ओबीसी वर्गों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिस सामाजिक न्याय की परिकल्पना के साथ देश आजाद हुआ, वो सामाजिक न्याय की पुनः स्थापना की जा सके। जी, किन तरह से रूपरेखा बना के काम कर रहे हैं और किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में? देखिए, कोई भी संघ जैसे काम करता है तो आप बूथ लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे पदाधिकारी बना के उनको विस्तार देता है, आप किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा है समानता जी, लेकिन आप देखिए कहीं पर भी समानता नहीं है जी। आज एक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है तो दूसरे व्यक्ति को सामाजिक रूप से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। आज एक व्यक्ति को बिजनेस भी करना है तो एक व्यक्ति को अलग सुविधाएं हैं और दूसरे व्यक्ति को अलग सुविधाएं हैं। हम पहले पुस्तकों में पढ़ते थे कि एससी समाज के साथ बहुत भेदभाव होता था, लेकिन आज हम स्कूलों में देखते हैं हमारे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है। आप देखिए, ओबीसी के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, और उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो एससी एसटी के बच्चों से बहुत कम मिलती है। सर्विस के क्षेत्र में जाते हैं, लोन लेते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि उनके बच्चों के अपेक्षा हमारे बच्चों को कम भागीदारी मिलती है। वहीं आप देखिए, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, या किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ओबीसी समाज की भागीदारी नगण्य है। जब डिबेट में आप देखिएगा कहते हैं कि ओबीसी समाज की भागीदारी नगण्य है लेकिन उनकी योग्यताएं नहीं है। तो मैं खुला चैलेंज आपके माध्यम से करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी विषय पर आज ओबीसी समाज पिछड़ा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कहो, योग्यता से भरपूर है। अभी आप देखिएगा 140 कलेक्टर यानी आईपीएससी यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। क्या है? वहीं दूसरी ओर सरकार जो है 1965 लोगों को बिना एग्जाम दिए लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती कर दिया, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। अभी फिर से आप देखे होंगे सदन में बातें चल रही है, 45 लोगों को बिना एग्जाम के सचिव स्तर के अधिकारी बनाने की तैयारी किए जा रहे हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं। तो हमारा यह कहना है, एक तरफ ओबीसी समाज पढ़ लिख कर दिन रात मेहनत करके उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी ओर सामान्य वर्ग के लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से बड़े पदों पर दे दी जाती है। तो यहां पर एससी समाज, एसटी समाज और सामान्य वर्ग को तो भरपूर अवसर मिल रही है, लेकिन ओबीसी समाज के लिए अवसरों की कमी है। इसीलिए हम ग्रामीण लेवल पर, बूथ लेवल पर ओबीसी समाज की एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ग्रामीण इकाई, सेक्टर इकाई, मंडल इकाई, विधानसभा इकाई, जिला इकाई, संभाग इकाई और प्रदेश इकाई, और इनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश में सरकार जो ओबीसी समाज के प्रति सोचने की दिशा में काम करे, ओबीसी के हित में काम करे, न केवल बयानबाजी करे। जी साहू जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बाद सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो साहू, कुर्मी और अन्य जो वर्ग के जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, और वो ओबीसी में आते हैं। इन समाजों का किस तरह से आपको सहयोग मिल पा रहा है इन संगठन को विस्तार करने के लिए? देखिए, जो भी व्यक्ति जो न्याय पसंद व्यक्ति है, समतावादी व्यक्ति है, चाहे एससी हो, एसटी हो, सामान्य वर्ग हो, वो सब इस आंदोलन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। इसके कारण है, अगर हमको छत्तीसगढ़ और देश को विश्व पर सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है तो सभी व्यक्ति का भागीदारी सुनिश्चित होना अनिवार्य है। लेकिन यदि देश के आधी से अधिक आबादी को अगर हम भागीदारी से वंचित कर दें तो देश को उच्च शिखर पर नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं एक बात कहना चाहूं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, उसके बाद आदिवासी की आती है, लेकिन आज भी देखिए ओबीसी का केवल इस्तेमाल की जाती है। जैसे सरकारों पे देख लें तो अभी भाजपा सरकार की बात करें तो अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई, लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आई तो आदिवासी भाई को बनाया गया। उनका ऐतराज नहीं है उनको मुख्यमंत्री से। हमारा कहना है जिसकी जिनकी संख्या भारी उनकी उसकी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी के मामले में ओबीसी समाज आज पिछड़ रही है। इसका एकमात्र कारण है ओबीसी समाज में यूनिटी की कमी रही है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप देखेंगे, देख रहे होंगे 3-4 सालों में संसद से लेकर, सदन से लेकर रोड तक केवल ओबीसी के मुद्दों पर बात हो रही है। आज चुनाव ओबीसी के मुद्दों पर लड़ी जा रही है। निश्चित तौर से मेरा मानना है आने वाला समय ओबीसी समाज का होगा, और जो ओबीसी के हित में बात करेगा, समतावादी बात करेगा, वही इस देश में राज करेगा।
सफलता कितना मिल पा रही है आपको? भरपूर सफलता मिल रही है। मैं तो बता रहा हूं ना कि जहां भी हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको बता दूं अभी 10 सितंबर को हमारा ओबीसी दिवस पेंड्री में बड़े पैमाने पर हुआ, बालोद में हुआ, रायपुर में हुआ, बिलासपुर में हुआ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहां लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। न केवल हिस्सा लिया गया बल्कि चावल और पैसे का जो सहयोग किया गया, मैं देख के दंग रह गया हूं कि यह पहला सामाजिक आंदोलन है जिसमें धार्मिक आंदोलन के बाद सब ज्यादा सहयोग मिल रही है। ये तो हमारे देश में केवल धार्मिक कार्यों में सहयोग दिया जाता था, सामाजिक आंदोलनों में लोगों की भागीदारी सहयोग कम रहा है। पर इस आंदोलन में मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूं लगातार धन का, जन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी, आप अधिवक्ता भी हैं पेशे से, और इस अधिवक्ता के कार्यों को करने के साथ साथ इस संगठन को लगातार विस्तार दे रहे हैं, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, अधिवक्ता जो पेशा होता है वो समाज सेवा के लिए होता है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है। केवल जीविकोपार्जन के लिए वकालत करना मैं उचित नहीं समझता, बहुत सारे हमारे साथी करते हैं। लेकिन अधिवक्ता पेशा में जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया हूं, और जब अध्ययन किया, आगे संघर्ष किया, तब मुझे पता चला कि जिस समाज में बिलोंग करता हूं वही समाज पीड़ित है, शोषित है, अन्याय का शिकार है। तब मैंने संकल्प लिया कि क्यों ना अधिवक्ता पेशे के साथ साथ मैं अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैंने ओबीसी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रेरित हुआ और काम कर रहा हूं। जी साहू जी, एक चीज और है, आप अधिवक्ता हैं तो इसी में एक हम सवाल जोड़ते हैं। नए कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, और इस नए कानून का प्रभाव ओबीसी वर्ग में किस तरह से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, नया कानून कुछ नया है नहीं, कुछ चीजें जोड़ दी गई है। कहते ना भाई, नई बोतल में पुरानी शरबत कर सकते हो, जूस कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर पुलिस को कुछ ज्यादा पावरफुल बना दिया है। पहले भी पुलिस हमारे यहाँ किस तरह की रवैया रहा देख रहे हैं और जानते भी हैं। अब पुलिस को और पावरफुल बना दी गई है। साथ ही कुछ धाराओं में असमानताएं दिखता है, जैसे एक ही कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दंड देना, मेरे ख्याल से ये समानता नहीं है। लेकिन जैसे एक्सीडेंटल का मामला है जिसमें देश भर में काफी आंदोलन हुआ, धारा 106, उसमें अलग अलग लोगों को उसी कृत्य के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान रखा गया है। इस तरह की कुछ असमानता है, बाकी कानून बहुत बढ़िया है, देश की नागरिकों के लिए बनाया गया है। मैं कानून का सम्मान करता हूं जी, और जो असमानताएं हैं सरकार से अनुरोध करता हूं असमानताओं को खत्म किया जाए और समान परिस्थितियां लागू की जा रही। लेकिन इसमें एक चीज और कही जा रही थी कि इसमें कंप्रोमाइज नहीं है, बहुत खतरनाक है ये और स्ट्रांग है। इसका प्रचार प्रसार भी सेंट्रल और स्टेट के ऑफिसरों के माध्यम से बेहतर ढंग से किया, हम लोग भी लगातार खबर चलाएं, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने आईपीसी सीआरपीसी दोनों को, जो आज के डेट में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों को पढ़ा है, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि बहुत खतरनाक है। हाँ, मैंने कहा ना, कहीं कहीं पर पुलिस को मजिस्ट्रेट से ज्यादा पावर दे दिया है। अच्छा, ये थोड़ा सा व्यवहारिकता में कहीं दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक तरीके से अगर हम सोचे जाए कि पुलिस में अगर थोड़ा सा कहते ना सुधार कर दी जाए कि भाई आज जैसे लेन देन की बातें होती है, आन के अंदर मैं बोल रहा हूं, आज हमारे लोगों के बीच देश में एक वातावरण है कि बिना पैसे का एफआईआर नहीं होता। पुलिसों के ऊपर लगातार आरोप लगती है कि पुलिस वाले पैसे वालों के फेवर में ज्यादा काम करती है। व्यवहारिक आप कहीं पर भी पता कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीजों में रोक नहीं लगी तो ये जो पुलिस को ज्यादा पावर दी गई है ये घातक हो सकती है। बाकी ओवरऑल देखें तो कानून बहुत बढ़िया, मैंने कहा ना पुराना कानून ही है। कुछ चीजें जोड़ दी गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जोड़ दी गई है। ये बहुत जरूरी है सत्यता को सामने लाने के लिए। भाई आप हर चीजों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखें। दूसरी चीज है सोशल पनिशमेंट को जोड़ दी गई है। छोटी छोटी जो अपराधें होती है उसमें ये कहा गया है भाई जेल में रखने से नुकसान होता है, इनको सामाजिक काम दे दी जाए, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में काम करवाई जा सकती है, यातायात सुधार में काम करवाई जाए, छोटी छोटी चीजें। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कानून है। कहीं कहीं चीजों को हटा के, जैसे एक्सीडेंटल मामला में जो असमानताएं हैं उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। थोड़ा से 2-3 चीजों को छोड़ दे तो ओवरऑल कानून बहुत बढ़िया है, कोई खतरनाक नहीं है, पब्लिक के हित में। मतलब बंदियों को इसमें सोशल वर्क करने के लिए नए कानून, हाँ, नई सजा का प्रावधान की गई है कि जो छोटे छोटे अपराधों में रहते हैं, जैसे 151 में किसी जेल में डाल दिया। और वैसे तो 151 पुरानी धारा बोला मैं, है ना, उसमें प्रावधान ही था जेल में रखने का। लेकिन अब देखते हो बर्रा साहिब कैसे है, 24 घंटे के अंदर छोड़ने का कानून है, लेकिन हमारे यहाँ उसको 15-15 दिन जेल में रखते हैं। जो छोटी मोटी चोरियां हो जाती है, जैसे कोई ब्रेड चोरी कर लिए भूखा व्यक्ति, लेकिन उसके जमानत लेने वाला नहीं है तो महीनों जेल में रह जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को के लिए प्रावधान किया गया है कि अगर न्यायालय को ये महसूस हो कि इनको जेल में रखने के बजाय सुधरने का अवसर दें, तो इसको सोसाइटी सेवा में एक पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये बढ़िया चीजें हैं। जी, आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं इस मोर्चा के। राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से तैयारियां आप लोगों की चल रही है सरकार को एक सुझाव देने के लिए? देखिए, हम और हमारी संगठन 1947 से कार्य कर रही है और इस बीच बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे संगठन चुनाव आते आते और बन जाते हैं और बहुत सारे संगठन तो सरकार द्वारा बनाई जाती है ताकि इस आंदोलन को तोड़ा जा सके। लेकिन इस बार हम लोगों ने, अभी हमारी एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, नवंबर में उनका इनॉग्रेशन भी होगा, उसमें बहुत सारी चीजें भी क्लियर होगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपुरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जितने भी ओबीसी के संगठन हैं उनको एक मंच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी से हमारी लेटर भी लिखा गया, मांग भी किया गया है कि जिस तरह से आप देखिएगा सामान्य वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया 10%, उस पर कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। उनकी जनसंख्या भी नहीं की गई, काउंटिंग भी नहीं हुआ ना, बिना जनगणना के उनको 10% आरक्षण दे दी गई। सदन में बिल पास हो गई और उसको पूरी तरह से कानून में लाया गया, आज अमली जमा पहनाया गया है। हमारी मांग ठीक उसी तरह आर्टिकल 15(4) और 16(4) में संशोधन करते हुए ओबीसी आरक्षण विधेयक लाई जाए और उसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल करके उसे पूर्णतः लागू किया जाए। क्योंकि इसके लिए फिर जितनी, जैसे अब देखिए अभी लगातार सरकारें क्या करती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कि भाई हम तो बिल आए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो ईडब्ल्यूएस के लिए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। अभी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कोटे पे उप कोटा, वर्गों पे वर्गीकरण की बात कही SC ST वर्ग के लिए, लेकिन दूसरे दिन जैसे SC ST वर्ग ने भारत बंद का आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं भाई हम आपके इस फैसले को नहीं मानते, आप जैसे हो वैसे ही रहेगा। तो दूसरे वर्गों के लिए कोर्टों की बात नहीं होती, हमारे लिए क्यों होती है? तो इसका कारण है हमारे नेताओं में, जो सांसद है ओबीसी वर्ग के, विधायक है ओबीसी वर्ग के, उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, उनके अंदर अपने वर्ग के लिए काम करने की जो सोच है, दूरदर्शिता का अभाव है। जबकि अगर ओबीसी वर्गों के लिए काम करेगा तो उसका ही जनाधार मजबूत होगा। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है और हम जो मांग किए हैं कि 16(4) और 15(4) में संशोधन करके ओबीसी आरक्षण विधेयक बिल को पारित करे, 9वीं अनुसूची में शामिल करे और समान भागीदारी का कानून देश में लागू करे, यही हमारी उद्देश्य है। साहू जी की आपको जो है पत्थर से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि काम आसान है लेकिन लोग बहुत रेयर कंडीशन में समझ रहे हैं, जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ रही है तभी जाके वो ओबीसी क्या है, ओबीसी शब्द क्या है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम उस संगठन को देखते हैं जो यूनाइट है जी, तो उनकी जब हिस्ट्री देखते हैं, जैसे SC ST संगठन की हम बात करते हैं, तो 1924 में, आज से 100 साल पहले, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट शुरुआत हुई। कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। आज ओबीसी की बात करते, मैंने कहा 1990 में तो हमारी पहचान हुई है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करते हैं। 1980 में तो मंडल कमीशन की सिफारिशें पेश हुई, लेकिन हमारे लोगों को तो आज तक नहीं पता कि वो ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो जब उनकी पता ही नहीं है तो यूनाइट कैसे होंगे? और जिनकी वो जानकारी हो रही है, आप देखिए बढ़ चढ़ कर लोग हिस्से ले रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में देखिए, हम तो किसी तरह का साधन नहीं दिए हैं, हजारों लोग उस कार्यक्रम में उमड़ रहे हैं। यही नहीं, एक साथ आज छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, बालोद जिला में हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं और लगातार आंदोलन के लोग तैयार हो रहे हैं, आर्थिक मदद भी मिल रही है। तो निश्चित तौर से अभी तो हमारा 4 साल की आंदोलन है, 2005 साल बाद देखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी का एक माहौल बन जाएगा। ऑल ओवर ये समझा जाए कि अगर सरकार जो है जनगणना करा दे, 2011 की जनगणना को अब अपडेट करा दे, तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं तो कहता हूं कि किसी, जैसे एक घर का उदाहरण दे, हमारी माएँ खाना बनाती है, अगर उसे हम बोल दे भाई मेहमान आ रहे हैं खाना बना के रखे, तो वो संख्या पूछती कितने लोग आ रहे हो जी, और संख्या के आधार पर भोजन की व्यवस्था करती है। अगर संख्या न बताई जाए तो या तो भोजन कम हो जाएगा या भोजन वेस्टेज हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम देश को समझ लें, देश में कोई भी योजना लागू करना है, देश के नागरिकों के लिए कोई भी योजना तैयार करना है, तो उसकी संख्या की जानकारी होना आवश्यक है जी। जब SC वर्ग की योजनाएं बनती है, ST वर्ग की योजनाएं बनती है, तो उनकी एक प्रॉपर संख्या है। लेकिन ओबीसी वर्ग की जनगणना नहीं करवाने से उनकी एक्चुअल जनसंख्या मालूम नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकारों को उनकी योजनाएं ओबीसी वर्ग के हित के लिए वो काम करना, कल्याणकारी हित के लिए वो काम नहीं कर पा रही है। और मैं इसे एक षड्यंत्र करता हूं कुछ शासक वर्गों के द्वारा, जिन्हें इस बात का डर है कि यदि ओबीसी की जनगणना हो जाए,
ओबीसी की संख्या ज्ञात हो जाए तो ओबीसी वर्ग यूनाइट हो जाएगा और वो सत्ता के केंद्र बिंदु पर स्थापित हो जाएंगे। इसलिए ओबीसी की जनगणना करवाने के लिए ये लोग कतराते हैं, डरते हैं। 1931 के बाद आज तक ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है, उनकी जनगणना सामान्य वर्गों के द्वारा की जाती है। तो निश्चित तौर से देश की सत्ता पर मैं समझता हूं 1947 से मुख्य रूप से सामान्य वर्गों का ही कब्जा रहा है, इसलिए उनकी जनगणना नहीं की गई। जनगणना होती भी है तो टेबुलेशन नहीं होता। अच्छा, टेबुलेशन नहीं होने से प्रकाशन नहीं होता, पब्लिक तक वो बातें नहीं पहुंच पाती। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कोई भी सरकारी दस्तावेज को जमा करने की बात हो या योजनाओं की लाभ लेने की बात हो तो 2011 के जनगणना के हिसाब से ही लोगों को उनमें वर्गीकृत किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनगणना होने से खतरा हो जाएगा। मुझे बताइए, किसी की गिनती होने से क्या खतरा हो सकता है? बड़ा हास्यास्पद है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति जनगणना, अभी तो खैर पलट दिया अपनी बातों से, पूर्व में कहा था जाति जनगणना देश के लिए घातक है। कितनी भयानक बात थी, लेकिन अच्छा भी है, सकारात्मक। अभी उन्होंने कहा नहीं, जातिगत जनगणना करवाना चाहिए सरकार को। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जनगणना होने से देश को घातक हो सकता है। किसी की संख्या जानने से कोई भी खतरा नहीं हो सकती। लेकिन ओबीसी आंदोलन की एक सकारात्मक चीज ये है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों जो है ओबीसी की बातें कर रही है, पर हमारा प्रयास है कि हम प्रेशर बनाएं कि वो केवल बातें ना करें बल्कि ओबीसी हित में काम करें। जी, धमतरी आपका मातृ स्थान है और यहीं से आप अपने कार्यों की शुरुआत किए हैं। यहाँ किस तरह से रिजल्ट है? यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमसे जो लोग मिलते हैं, मैं तो समझता हूँ आज तक एक भी आदमी ने मुझे फ्रंट पे आकर विरोध नहीं किए। जिस जगह पे मैं बैठा, जैसा भी मेरा प्रत्यक्ष मुझे लगातार सहयोग मिला, चाहे अधिकारी कर्मचारियों का हो, चाहे हमारे पत्रकार साथियों का हो, चाहे आवाम का हो, सबका सहयोग भरपूर मिला है मुझे। जी, हमारे जो मैनेजिंग एडिटर है गांधी साहब, उनका लगातार प्रयास रहता है कि हम हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़े, हर धर्म के लोगों के साथ जुड़े और उनकी जो समस्या है और उनका जो समाधान है सभी को दिखाएं। और इसीलिए आज हम आपसे जुड़े और लगातार चर्चा कर रहे थे हम शत्रुघ्न साहू जी से, जो ओबीसी छत्तीसगढ़ के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। साहू जी, हम और भी अपडेट के लिए मिलेंगे आपसे और भी जानेंगे कि किस तरह से आप कार्य आगे करेंगे उनको अपडेट करने के लिए। बहरहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन खोमचंद देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता